पुणे की व्यस्त सड़कों पर ट्रैफिक का शोर और लोगों की भीड़ के बीच एक शांत लेकिन थकी हुई लड़की हर दिन एक ही रास्ते पर चलती थी, अनाया मेहरा। वह रंग महल नामक एक प्रतिष्ठित 5 स्टार रेस्तरां में वेट्रेस के रूप में काम करती थी। उसके बाल हमेशा एक कसे हुए जूड़े में बंधे होते, चेहरे पर हल्की सी थकान, लेकिन आंखों में एक स्पष्ट दृढ़ता झलकती थी। अनाया की दुनिया सीधी थी, सुबह जल्दी उठो, भीड़ में लोकल ट्रेन पकड़ो, डबल शिफ्ट काम करो और महीने के अंत में अपनी मां सुनीता को गांव में पैसे भेजो। उसने सपने देखना बहुत पहले छोड़ दिया था। शहर उसके लिए केवल जरूरतों का रास्ता था, न कि उम्मीदों का। उस दिन की रात कुछ अलग थी। बारिश हल्की थी, सड़कें भीगी थीं। रंग महल के मेन गेट के बाहर एक बूढ़ी औरत, लक्ष्मी देवी, एक पुराने फटे हुए कंबल में लिपटी हुई बैठी थी। उसे अक्सर अनाया ने आते जाते देखा था, नंगी पांव, हाथ में कटोरा, आंखों में भूख और बेबसी। उस रात जब डिनर सर्व करने के बाद थोड़ी फुर्सत मिली, अनाया ने एक प्लेट में बचा हुआ खाना रखा, कुछ बटर नान, दाल तड़का और चावल, और उसे चुपचाप पिछले दरवाजे से बाहर ले आए। माँ जी, थोड़ा खा लीजिए, गर्म है, अनाया ने धीरे से कहा। लक्ष्मी देवी की आंखों में चमक आ गई। वह कांपते हाथों से खाना लेती हैं और अनाया की तरफ देखती हैं जैसे वह कोई देवी हो। तू जैसी बेटियां तो भगवान भी भेजने से पहले सोचते होंगे, उन्होंने धीरे से कहा। उसी क्षण पीछे से एक कड़क आवाज आई, अनाया। उद्धरण चिन्ह। राजीव मल्होत्रा, रंग महल का मालिक, वहीं खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। तुम्हें रेस्तरां के नियम याद नहीं है? ये जगह भिखारियों के लिए नहीं है। हमारी ब्रांड वैल्यू ऐसे लोगों से गिरती है। अनाया कुछ कह नहीं पाई। उसके हाथ से प्लेट नीचे गिर गई और खाना गीली जमीन में बिखर गया। लक्ष्मी देवी डर के मारे एक कोने में सिकुड़ गईं। राजीव ने उसी वक्त अनाया को सस्पेंड कर दिया। तुम्हारा कल से यहाँ कोई काम नहीं है। और हाँ, अगली तनख्वाह की उम्मीद मत रखना। उस रात अनाया अपने छोटे से कमरे में बैठी, हाथों में वही फटा हुआ स्कार्फ पकड़े जो लक्ष्मी देवी ने उसे देते हुए कहा था, जब भी लगे कि कोई नहीं है, ये ओढ़ लेना, ये माँ की तरह है। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल में एक विचित्र शांति थी। पहली बार उसने कोई ऐसा काम किया था जो किसी को सच में राहत दे सका। अगली सुबह अनाया ने अपनी बची खुची जमा पूंजी से ट्रेन का टिकट लेने की कोशिश की, लेकिन आधे से ज्यादा पैसे किराए और खाने में खर्च हो चुके थे। वह पुणे नहीं छोड़ सकती थी, कम से कम अभी नहीं। वह एक एक दुकान में जाकर नौकरी मांगने लगी, ढाबे, कैफे, बेकरी, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, रंग महल से निकली हो, तुमने क्या किया था? उद्धरण चिन्ह। 3 दिन बाद वह शिवाजी नगर बस अड्डे के पास बैठी थी जब अचानक एक आदमी उसके पास आया। तुम्हारा नाम अनाया है? उसने पूछा। अनाया चौंक गई। हाँ, लेकिन आप कौन? उद्धरण चिन्ह। मेरा नाम दिनेश कपूर है। मैं पास में एक छोटी सी कैंटीन चलाता हूँ, दीनदयाल रसोई। मैंने तुम्हें देखा था उस दिन उस बूढ़ी महिला को खाना देते हुए। हमारे यहाँ एक काम खाली है, अगर चाहो तो आ जाओ। अनाया को यकीन नहीं हुआ। बिना सवाल, बिना जजमेंट, बस एक सीधा प्रस्ताव। वह अगले ही दिन पहुँच गई। दिनेश जी की रसोई छोटी थी लेकिन साफ। वहाँ हर दिन सुबह शाम 10 रुपये में खाना मिलता था, एक थाली जिसमें चपाती, सब्जी, चावल और दाल होती थी, कभी कभी मिठाई भी। वहाँ अमीर नहीं आते थे, लेकिन जरूरतमंदों की कमी नहीं थी। अनाया ने वहाँ काम करना शुरू किया, बर्तन धोने से लेकर रोटियां बेलने तक, सब कुछ। शुरुआत में लोग उसे संदेह की नज़र से देखते थे, इतनी पढ़ी लिखी लड़की यहाँ क्यों? लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत, उसकी मुस्कान और उसका नम्र व्यवहार सबके दिल को छू गया। लक्ष्मी देवी भी अब वहीं आती थीं। उनके आने से पहले ही अनाया उनके लिए एक थाली अलग रखती थी। वे अब केवल खाने नहीं आती थीं, वे आती थीं आशीर्वाद देने, कहानियां सुनाने और एक माँ की तरह निगरानी रखने। एक दिन खाना खा रहे एक बच्चे की थाली से सब्जी गिर गई। बच्चा डर के मारे कांपने लगा। अनाया दौड़कर गई, उसके सिर पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, अरे गिर गया, कोई बात नहीं बेटा, मैं और दे देती हूँ, यहाँ डरने की जरूरत नहीं है। उस दृश्य को पास बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मोबाइल से रिकॉर्ड किया। उसी रात वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कैप्शन था, सिर्फ खाना नहीं, इंसानियत परोसी जा रही है। 3 दिन में ही रसोई में भीड़ बढ़ने लगी। अनाया का नाम चर्चा में आने लगा और रंग महल का राजीव मल्होत्रा, वह भी ये सब देख रहा था। 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन दीनदयाल रसोई में हर दिन लोगों की भीड़ कुछ और बढ़ रही थी। जिस वीडियो में अनाया एक भूखे बच्चे को फिर से खाना परोसते दिख रही थी,
वह अब फेसबुक और ट्विटर पर हजारों लोगों द्वारा साझा किया जा चुका था। लोग उसे दिल वाली दीदी कहने लगे थे। कई छोटे समाचार चैनल उसकी कहानी को कवर करना चाहते थे, लेकिन अनाया ने विनम्रता से सबका धन्यवाद कर दिया और कहा, मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ, खबर बनने के लिए नहीं, किसी का पेट भरने के लिए। दिनेश कपूर, जो वर्षों से यह रसोई चला रहे थे, अब मुस्कराते हुए रसोई के एक कोने से सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने अनाया को एक दिन अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, तू यहाँ कुछ महीनों में ही वह कर गई जो मैं सालों में नहीं कर पाया। अनाया झेप गई, नहीं अंकल, मैं तो बस वही कर रही हूँ जो आपको देखकर सीखा है। नहीं, दिनेश बोले, तू रोटी में प्यार घोलती है। लोग भूख से नहीं, अपनापन ढूंढने आते हैं अब यहाँ। उसी दिन दोपहर को, जब अधिकतर लोग खा पी कर जा चुके थे, एक जाना पहचाना चेहरा रसोई के दरवाजे पर खड़ा था। राजीव मल्होत्रा। वह वैसा नहीं दिख रहा था जैसा पहले। महंगे सूट, घमंडी चाल और तेज नजरें अब नदारद थीं। उसकी आंखों में थकान और चेहरे पर संकोच था। मैं अंदर आ सकता हूँ? उसने धीमे से पूछा। अनाया ने उसे देखकर कुछ पल चुप्पी साध ली, लेकिन फिर सिर हिलाकर भीतर आने का इशारा किया। राजीव चुपचाप एक बेंच पर बैठ गया। तुम्हें शायद यकीन न हो, वह बोला, पर जब से तुम्हारा वीडियो देखा है, सो नहीं सका। अनाया कुछ नहीं बोली, वह सिर्फ सुन रही थी। राजीव ने आगे कहा, मुझे लगा था कि मैं सब कुछ जानता हूँ। बिजनेस, रेपुटेशन, प्रॉफिट, यही जीवन है। लेकिन तुम्हें देखकर समझ आया कि इज्जत कमाई से नहीं, कर्म से मिलती है। एक क्षण की चुप्पी के बाद वह जेब से एक लिफाफा निकालकर आगे बढ़ाता है। ये छोटा सा दान है इस रसोई के लिए। मुझे नहीं पता क्या ये काफी है, पर मैं अपनी गलती की भरपाई शुरू करना चाहता हूँ। अनाया ने लिफाफा देखा, फिर राजीव की आंखों में। अगर माफी सच्ची है, तो उसे शब्दों से नहीं, काम से साबित करो, उसने कहा। इस रसोई में आजकल बहुत काम होता है। अगर सच में मदद करना चाहते हो, तो कल सुबह 6 बजे आ जाना। बर्तन धोने से शुरुआत होगी। राजीव ने हैरानी से देखा, फिर सिर झुकाकर जवाब दिया, ठीक है, मैं आऊंगा। अगले दिन सुबह ठीक 6 बजे राजीव मल्होत्रा अपनी सफेद शर्ट की बाहें चढ़ाए रसोई के पीछे खड़ा था, हाथ में स्क्रबर और डिटर्जेंट। पहले दिन उसकी उंगलियां लाल पड़ गईं। वह थक गया, उसकी पीठ दुखने लगी, लेकिन उसने एक बार भी शिकायत नहीं की। दिनेश कपूर ने चुपचाप ये सब देखा और अनाया के पास आकर बोले, शायद ये वही समय है जब गिरा हुआ इंसान फिर से उठने की कोशिश करता है। राजीव अगले कई दिन तक रसोई में आया। धीरे धीरे उसने खाना परोसना सीखा। थाली धोने की बजाय अब वह थालियों में रोटियां रखता था, और एक दिन उसने बिना कहे लक्ष्मी देवी की थाली में से पहले उन्हें पानी दिया, जैसे अनाया करती थी। एक शाम, जब भीड़ कम थी और दिनेश कपूर बाहर गए हुए थे, अनाया और राजीव अकेले थे। कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ खड़ा होऊंगा, राजीव ने कहा। कभी सोचा नहीं था कि तुम बदल सकते हो, अनाया ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। तुमने मुझे मौका दिया, राजीव बोला, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब कोई तुम्हें छोटा समझता है, तो एक मौका कितना जरूरी होता है। इसी बीच एक नई चुनौती सामने आई। रसोई के सामने एक सरकारी अधिकारी नोटिस लेकर आया। जगह अवैध बताई जा रही थी। नियमों की दुहाई देकर उन्हें 15 दिन में रसोई खाली करने का आदेश दिया गया। ये खबर आग की तरह फैली। जिन लोगों के लिए ये रसोई उम्मीद की जगह थी, वे अब डर में थे। अनाया ने हार नहीं मानी। उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, अपनी कहानी बताई, रसोई की जरूरत और लोगों की भावनाएं साझा की। वीडियो वायरल हो गया। लोगों ने हैशटैग शुरू कर दिया, अन्नपूर्णा की रसोई बचाओ। कई सामाजिक संस्थाओं ने भी समर्थन दिया। शहर के स्थानीय पार्षद खुद रसोई पर आए और निरीक्षण के बाद कहा, ये जगह नियम तोड़ती नहीं, समाज को जोड़ती है। रसोई को नया लाइसेंस मिला और इसके साथ ही एक बड़ा प्रस्ताव भी। एक स्थानीय एनजीओ ने प्रस्ताव रखा, क्यों न इस मॉडल को पूरे पुणे में फैलाया जाए। अनाया ने जवाब देने से पहले दिनेश कपूर, लक्ष्मी देवी और राजीव से बात की। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, पर हर रसोई में सिर्फ खाना नहीं, इंसानियत भी परोसी जाएगी। पुणे शहर की सुबह अब कुछ अलग लगने लगी थी। पहले जो दीनदयाल रसोई एक छोटी सी गली में गुमनाम सी जगह थी, अब वह शहर के लिए एक पहचान बन चुकी थी। लेकिन नाम या प्रसिद्धि की चाहने नहीं, बल्कि वहां परोसी गई संवेदनाओं ने इस बदलाव को जन्म दिया था। एनजीओ के साथ साझेदारी के बाद रसोई का विस्तार योजनाबद्ध तरीके से शुरू हुआ। पहला नया केंद्र शहर के एक पुराने मजदूर मोहल्ले में खुलने वाला था, जहां झोपड़पट्टियों में रहने वाले परिवारों को हर दिन 2 वक्त की रोटी तक मयस्सर नहीं थी। इस नई रसोई का नाम रखा गया अन्नपूर्णा रसोई,
देवी अन्नपूर्णा के नाम पर, जो भारतीय संस्कृति में भोजन की देवी मानी जाती हैं। नाम चुनते समय अनाया ने कहा था, ये सिर्फ एक रसोई नहीं होगी, ये हर उस व्यक्ति की मां जैसी होगी, जो भूखा है लेकिन अकेला नहीं। अन्नपूर्णा रसोई की शुरुआत में ही चुनौतियां सामने आने लगीं। स्थान की स्वीकृति, लाइसेंस, स्टाफ की भर्ती, सब कुछ कागजों में उलझता चला गया। लेकिन अनाया के साथ अब अकेले दिनेश कपूर और राजीव मल्होत्रा नहीं थे, सैकड़ों स्वयंसेवक, स्थानीय शिक्षक, कुछ युवा डॉक्टर्स और वह सभी लोग जो कभी रसोई के मेहमान रहे थे अब साथ खड़े थे। एक दिन जब रसोई के उद्घाटन की तैयारी जोरों पर थी, अनाया एक कोने में बैठी एक फाइल पलट रही थी। वह पुरानी योजना थी, वह जो उसने पुणे आने के कुछ महीने बाद बनाई थी। एक छोटी सी दुकान, 4 मेज, दीवार पर मां की तस्वीर और एक वाक्य, यहाँ भूख नहीं, आत्मा तृप्त होती है। राजीव पीछे से आया और बोला, अब ये सपना सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा अनाया, अब ये हमारा है, हम सबका। अनाया मुस्कुरा दी, लेकिन उसी वक्त उसका फोन बजा। एक अनजान नंबर था। हेलो, वह बोली। अनाया बेटा, मैं सुनीता बोल रही हूँ। यह आवाज वह लाखों में पहचान सकती थी, उसकी माँ। एक क्षण को शब्द गुम हो गए, फिर कांपती आवाज में उसने पूछा, माँ आप कैसी हैं? उद्धरण चिन्ह, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैंने तेरी खबरें देखी। गांव के लड़के ने बताया इंटरनेट पर तेरा वीडियो है, लोग तुझे देवी कह रहे हैं। मैं कुछ खास नहीं कर रही माँ, बस वही जो आपने सिखाया था, खाना बांटना। तू बहुत बड़ी हो गई है बेटा, माँ ने धीमे से कहा, और अब मैं पुणे आना चाहती हूँ तुझे गले लगाने। अनाया की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ दिनों बाद अन्नपूर्णा रसोई का उद्घाटन हुआ। हजारों लोग शामिल हुए, कुछ खाना खाने, कुछ सेवा देने और कुछ बस उस ऊर्जा को महसूस करने जो वहां बह रही थी। स्टेज पर जब अनाया को बोलने के लिए बुलाया गया, उसने माइक थामते ही सबसे पहले मां को ढूंढा। भीड़ में बैठी मां ने हाथ हिलाया। ये रसोई मेरी नहीं है, अनाया ने कहा, ये हर उस व्यक्ति की है जिसे कभी भूखा पेट और खाली दिल के साथ सोना पड़ा है। यहाँ हम सिर्फ खाना नहीं देंगे, हम सम्मान देंगे, क्योंकि भूख केवल पेट की नहीं होती, कई बार यह पहचान की भी होती है। तालियों की गूंज ने माहौल को जीवंत कर दिया। राजीव और दिनेश कपूर मंच के नीचे खड़े थे, गर्व से मुस्कुराते हुए। बाद में उसी शाम रसोई में काम करते वक्त एक युवा लड़का आया, उम्र कोई 17-18 रही होगी। वह हिचकिचाता हुआ बोला, मैडम क्या मैं यहाँ काम कर सकता हूँ? मुझे बस एक शुरुआत चाहिए। अनाया ने बिना देर किए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आरव, वह बोला। क्या तुम बर्तन धो सकते हो, खाना परोस सकते हो और सबसे जरूरी सम्मान से सबको देख सकते हो? उद्धरण चिन्ह। आरव ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में वह चमक थी जिसे अनाया ने पहले कहीं और देखी थी, खुद में। तो कल सुबह 7 बजे आ जाना, उसने कहा। अगली सुबह आरव समय पर आ गया। उसके आने से रसोई में एक नई ऊर्जा आ गई। वह थोड़ा शर्मिला था, लेकिन ईमानदार। कुछ ही दिनों में वह टीम का हिस्सा बन गया। एक शाम काम के बाद अनाया, राजीव और दिनेश कपूर बाहर बैठकर चाय पी रहे थे। आरव पास में ही झाड़ू लगा रहा था। राजीव ने कहा, तुम जानती हो, हर बार जब कोई नया आता है मुझे खुद का अतीत याद आ जाता है। दिनेश बोले, हम सबने कहीं न कहीं से फिर से शुरुआत की है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ को मौका मिलता है, कुछ को नहीं। अनाया ने कहा, हमारा काम है वह मौका बनाना। रात को जब सब जा चुके थे, अनाया ने दीवार पर एक नया बोर्ड लगाया। उस पर लिखा था, कोई भी व्यक्ति इतना छोटा नहीं होता कि उसे नजरअंदाज किया जाए, और कोई भी शुरुआत इतनी देर नहीं होती कि वह असंभव हो। रसोई अब केवल भोजन देने की जगह नहीं रही, वह उम्मीद देने का केंद्र बन गई थी। वहां आने वाले लोग अब केवल ग्राहक नहीं थे, वे बदलाव के साथी बन चुके थे। और इस बदलाव की शुरुआत एक लड़की के हाथ से परोसी गई एक थाली से हुई थी। अन्नपूर्णा रसोई अब केवल पुणे की गलियों तक सीमित नहीं थी। आसपास के इलाकों से भी लोग आने लगे थे, कोई खाने के लिए, कोई सेवा देने के लिए और कोई सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या सचमुच आज भी कोई जगह है जहां आत्मसम्मान के साथ भूख मिटाई जा सकती है। हर दिन सुबह 7 बजे से पहले ही रसोई की घंटी बजने लगती। आरव अब नियमित हो चुका था, समय पर आता, चूल्हा जलाता, पानी भरता, सब्जियां धोता। पहले वह कम बोलता था, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों से हंसकर बात करने लगा था। एक दिन जब अनाया रसोई में रोटियां बेल रही थी, दिनेश कपूर पास आकर बोले, तुमने ध्यान दिया? आरव के चेहरे पर अब डर नहीं है, एक भरोसा आ गया है उसमें। अनाया ने हल्के से सिर हिलाया, क्योंकि वह अब सिर्फ काम नहीं कर रहा, वह अब इस जगह का हिस्सा बन गया है। वही दिन कुछ और मायनों में भी खास था।
शाम के समय एक नई महिला रसोई में आई, करीब 40 की उम्र, चेहरे पर थकान और आंखों में नमी। उसके साथ एक 7-8 साल की लड़की थी, जो माँ का दुपट्टा कसकर पकड़े हुए थी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उसने हिचकते हुए पूछा। अनाया आगे बढ़ी। ये रसोई हर उस इंसान के लिए है जिसे जरूरत है। आप बैठिए, मैं खाना लाती हूँ। कुछ मिनटों बाद जब उन्हें खाना परोसा गया, तो महिला की आंखों से आंसू बहने लगे। 3 दिन से इस बच्ची को ठीक से खाना नहीं मिला था, उसने धीमे से कहा। अनाया बैठ गई। आपका नाम? उद्धरण चिन्ह। मीरा, उसने जवाब दिया। पहले एक घर में काम करती थी, लेकिन मालिक शहर छोड़कर चले गए। अब कोई काम नहीं मिल रहा। किराया नहीं दिया, तो मकान मालिक ने निकाल दिया। रात कहाँ बिताई थी? उद्धरण चिन्ह। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर, मीरा ने कहा। अनाया चुप हो गई। फिर उसने कहा, आज रात यहीं रुकिए। पीछे एक छोटा कमरा है, पहले एक स्टाफ रहता था, अभी खाली है। मीरा ने आश्चर्य से पूछा, आप हमें रुकने देंगी? बिना जान पहचान के? उद्धरण चिन्ह। यहाँ कोई अजनबी नहीं होता, अनाया ने मुस्कराकर कहा। कल से आप चाहें तो सब्जियां काटने में मदद कर सकती हैं। मीरा और उसकी बेटी वहीं रुक गए। अगली सुबह मीरा ने झाड़ू लगाई, प्याज काटे, और दोपहर तक थालियां धोने में भी हाथ बटाया। धीरे धीरे अन्नपूर्णा रसोई एक नई पहचान बनने लगी, जहां सिर्फ खाना नहीं, एक नई जिंदगी भी मिलती है। राजीव मल्होत्रा अब सप्ताह में 3 दिन स्वयं सेवा करता। वह पहले से अधिक शांत और विनम्र हो गया था। कई लोग जो उसे पहले घमंडी रेस्टोरेंट मालिक के रूप में जानते थे, अब उसे नम्र सेवाकर्ता के रूप में पहचानने लगे थे। एक दिन एक अंग्रेजी अखबार की पत्रकार आई, एक युवा महिला जिसका नाम था पायल। मैं एक फीचर लिख रही हूँ, द किचन्स ऑफ काइंडनेस, उसने बताया। उसने सबका इंटरव्यू लिया, अनाया, दिनेश कपूर, राजीव, आरव, मीरा। उसने लक्ष्मी देवी से भी बात की, जो अब उम्र के कारण ज्यादा काम नहीं कर पाती थी, लेकिन अब भी हर दिन रसोई में आती थी और बच्चों को कहानियां सुनाती थी। रिपोर्ट छपी और एक सप्ताह में ही देश भर से कॉल्स आने लगे। कहीं से कोई पूछ रहा था कि वह यह मॉडल अपने शहर में शुरू कर सकता है या नहीं। कोई मदद भेजना चाहता था, तो कोई वहां स्वयंसेवा करना चाहता था। एक दिन अनाया को दिल्ली से एक कॉल आया, एक गो से। हम चाहते हैं कि आप दिल्ली में एक ट्रेनिंग वर्कशॉप करें जहां हम देश भर के युवाओं को सिखा सकें कि कैसे एक रसोई को सिर्फ भोजन केंद्र नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण केंद्र बनाया जा सकता है। अनाया ने हामी भर दी, लेकिन एक शर्त रखी, वर्कशॉप सिर्फ मीटिंग हॉल में नहीं होगी। प्रतिभागी यहां आकर कम से कम 2 दिन सेवा करेंगे, फिर बात करेंगे योजना की। दिल्ली से लोग आए, उन्होंने देखा, सीखा, परोसा और महसूस किया। उस शाम जब सब थक कर बाहर बैठे थे, एक युवा प्रतिभागी ने पूछा, अनाया दीदी, आपने ये सब शुरू कैसे किया? उद्धरण चिन्ह। अनाया कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, एक दिन मैंने एक थाली भर खाना एक भूखी महिला को दिया था और बदले में उसने मुझे एक पुराना दुपट्टा दिया, ये कहकर कि यह माँ की तरह है। शायद वहीं से मेरी माँ बनने की यात्रा शुरू हुई, इस रसोई की, इन लोगों की, और खुद की भी। दिनेश कपूर बोले, खाना बांटना आसान है, सम्मान बांटना मुश्किल, पर यही काम सबसे जरूरी है। उस दिन दीवार पर एक नई पट्टिका लगाई गई, भूख मिटाने से जरूरी है आत्मा को तृप्त करना। इस रसोई में दोनों मिलता है। दिल्ली से लौटने के कुछ ही दिनों बाद अन्नपूर्णा रसोई की ख्याति अब सीमाओं से पार होने लगी थी। कई राज्यों के सामाजिक कार्यकर्ता पुणे आकर देख रहे थे कि कैसे एक साधारण सी जगह ने सैकड़ों जिंदगियों को नया रास्ता दिखाया। लेकिन जैसे हर बदलाव के साथ नई चुनौतियां आती हैं, वैसा ही अब हुआ। एक बड़ी एफएमसीजी कंपनी, संपन्ना फूड्स लिमिटेड, ने अन्नपूर्णा रसोई के मॉडल में व्यावसायिक संभावनाएं देखीं। उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा, पूरे महाराष्ट्र में 50 केंद्र खोलने का। फंडिंग उनकी ओर से होगी, प्रबंधन उनका होगा, लेकिन चेहरा अन्नपूर्णा रसोई और नाम अनाया का होगा। हम आपके नाम से ब्रांड बना सकते हैं, उनके प्रतिनिधि ने कहा। आप सोचिए, लाखों लोगों तक खाना पहुंचेगा, आपको राष्ट्रीय पहचान मिलेगी, और हम दोनों को लाभ होगा। मीटिंग में दिनेश कपूर, राजीव मल्होत्रा और आरव भी मौजूद थे। एक क्षण को कमरा शांत हो गया। अनाया ने धीमे से पूछा, क्या आपके इस मॉडल में वो नियम रहेंगे जो हम अब तक निभाते आए हैं? उद्धरण चिन्ह। हम किफायती कीमत में खाना देंगे, प्रतिनिधि ने उत्तर दिया, लेकिन 10 रुपये वाली थाली की जगह 30 रुपये रखनी होगी, ताकि क्वालिटी बनी रहे। और हाँ, जगह जगह पोस्टर, प्रमोशन और ब्रांडिंग होगी। मुफ्त सेवा या किसी को छूट देना संभव नहीं होगा। राजीव ने गौर से अनाया की ओर देखा। वह समझ गया था कि अनाया का चेहरा बदल गया था। उसकी आंखें जैसे कहीं
और देख रही थीं। माफ कीजिए, अनाया ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। हम कोई ब्रांड नहीं हैं। हम एक विश्वास हैं, और विश्वास बिकता नहीं, बनाया जाता है धीरे धीरे, थाली दर थाली, मुस्कान दर मुस्कान। प्रतिनिधि ने आश्चर्य से पूछा, तो आप ये प्रस्ताव ठुकरा रही हैं? उद्धरण चिन्ह। हाँ, अनाया ने स्पष्ट कहा। अगर इसका मतलब है कि हमें अपने मूल्यों से समझौता करना होगा, तो हाँ, हम ठुकरा रहे हैं। मीटिंग समाप्त हो गई, कंपनी लौट गई, और अगले ही दिन उन्होंने प्रेस में बयान दिया, हमने एक बड़े सामाजिक मॉडल को व्यावसायिक आकार देने का प्रस्ताव दिया। पर दुर्भाग्य से अन्नपूर्णा रसोई भावनाओं से आगे नहीं बढ़ पाए। कुछ मीडिया हाउस ने भी लेख छापे। क्या अनाया ने एक बड़ा मौका गंवा दिया? या एक लड़की की जिद से चुका महाराष्ट्र का फूड नेटवर्क? परंतु रसोई में काम करने वाले, वहां खाने आने वाले, और वो बच्चे जो अब वहां पढ़ते भी थे, उनके लिए यह कोई मौका गंवाना नहीं था। यह अपने आत्मसम्मान को बचाना था। कुछ ही दिनों में सोशल मीडिया पर जवाब आने लगे, हम पैसे से नहीं, प्यार से भरे थाली खाते हैं। अगर यह रसोई व्यवसाय बन जाती, तो हम जैसे लोग फिर से हाशिए पर चले जाते। इस बार राजीव ने एक वीडियो बनाया, वह जिसमें उसने अपनी कहानी खुद सुनाई। कैसे उसने एक बार इस रसोई के खिलाफ सोचा था, और अब वही जगह उसका पुनर्जन्म बन गई है। वीडियो वायरल हुआ। अनाया अब किसी एक संस्था या स्थान की प्रतिनिधि नहीं थी, वह विचार बन चुकी थी। एक दिन दोपहर के बाद जब काम कुछ धीमा था, अनाया रसोई के पीछे के कमरे में बैठी थी। सामने माँ बैठी थी, सुनीता। वे पुणे में अब स्थायी रूप से रहने लगी थीं। तूने कभी डर महसूस नहीं किया? माँ ने पूछा। अनाया ने मुस्कराते हुए कहा, डर तो हर कदम पर था माँ, जब नौकरी गई, जब खाली जेब थी, जब लोग हंसते थे, लेकिन हर बार कोई ना कोई हाथ थाम लेता था। कभी आप, कभी दिनेश अंकल, कभी लक्ष्मी देवी, कभी आरव, कभी राजीव, और सबसे पहले वो थाली जिसमें मैंने पहली बार किसी को प्यार से खाना दिया था। माँ ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, तू अब सिर्फ मेरी नहीं, सबकी बेटी है। इसी बीच एक नया खत आया, इस बार नगर निगम की ओर से। उन्हें बताया गया कि अगले 6 महीने में पुणे में एक नया कम्युनिटी हॉल बनने जा रहा है, जिसमें कम्युनिटी किचन भी प्रस्तावित है। नगर निगम चाहती थी कि उसकी संचालन जिम्मेदारी अन्नपूर्णा रसोई ले। यह एक सरकारी मान्यता थी, बिना किसी शर्त के। राजीव ने कहा, यह सरकार का हाँ है, तुम्हारे ना कहने के साहस को। अब एक नई यात्रा शुरू हो रही थी। रसोई के कोने में एक नया बोर्ड टांगा गया, हमारे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो है वो बांटने के लिए काफी है। और उस दिन पहली बार आरव ने अनाया से कहा, दीदी, क्या मैं एक दिन अपनी भी रसोई शुरू कर सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। अनाया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ आरव, एक दिन तुम अन्नपूर्णा से आगे भी जा सकते हो, लेकिन याद रखना, रसोई बनती है प्यार से, न कि सिर्फ पैसे से। पुणे नगर निगम द्वारा प्रस्तावित कम्युनिटी किचन के लिए जमीन मिलते ही अन्नपूर्णा रसोई की टीम ने काम शुरू कर दिया। लेकिन इस बार रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं रहने वाली थी। अनाया का सपना था कि यह एक पुनर्निर्माण केंद्र बने, जहां कोई भी आकर सिर्फ पेट ही नहीं, आत्मा भी भर सके। नई रसोई के लिए जो नाम तय किया गया, वह था सांझा अन्नाले, एक ऐसी जगह जहां हर किसी को समान अधिकार हो। स्थानीय कॉलेजों के कुछ छात्र स्वयंसेवक बन गए। कुछ आर्किटेक्चर के छात्र थे, जिन्होंने खुद डिजाइन तैयार किया। खुली रसोई, बैठने की जमीन, हर दीवार पर प्रेरक पंक्तियां और स्थानीय कलाकारों की पेंटिंग्स। आरव इस प्रोजेक्ट का समन्वयक बना। कभी सड़क पर सोने वाला वह लड़का, अब दिन में 8 घंटे साइट पर रहता, निर्माण कार्य देखता, मजदूरों को चाय देता और रात को लौटकर बाकी कामों में हाथ बटाता। एक रात अनाया छत पर बैठी थी। आसमान में तारे कम थे, लेकिन हवा में शांति थी। आरव पास आया और बोला, दीदी, कभी कभी लगता है कि ये सब सपना है। अनाया ने मुस्कुराकर कहा, अगर सपना है, तो अब हम सब उसके किरदार हैं। फर्क इतना है कि ये सपना खुली आंखों से देखा गया है और मेहनत से जिया गया है। सांझा अन्नाले 3 महीने में बनकर तैयार हुआ। उद्घाटन के दिन न सिर्फ स्थानीय नेता और अधिकारी आए, बल्कि दूर दराज से कई स्वयंसेवी संगठन, समाजसेवी और उन सभी लोगों ने भी शिरकत की जिनकी जिंदगी इस रसोई से कभी छू गई थी। मंच पर जब अनाया को बोलने के लिए बुलाया गया, तो वह कुछ पल चुप रही। फिर बोली, इस रसोई का निर्माण ईंट और सीमेंट से नहीं, विश्वास और सहारे से हुआ है। यहाँ कोई अमीर या गरीब नहीं है, सिर्फ इंसान है। भूख, जात, धर्म, लिंग, ये सब दरवाजे के बाहर रह जाते हैं। अंदर बस आत्मा आती है और वो सबकी एक सी होती है। तालियों की गूंज देर तक चलती रही।
राजीव ने मंच से नीचे उतरते हुए कहा, तुम अब सिर्फ पुणे की नहीं, एक आंदोलन की आवाज बन चुकी हो। उस सप्ताह सांझा अन्नाले में एक नई पहल शुरू हुई, दूसरी शुरुआत नामक कार्यक्रम। इस पहल के अंतर्गत वे लोग जो पहले नशे में, अपराध में या गरीबी के कारण जीवन से दूर हो गए थे, उन्हें प्रशिक्षण और अवसर देने का कार्य शुरू हुआ। मीरा, जो कभी रसोई में झाड़ू लगाती थी, अब महिला स्वयंसेवकों की टीम की नेता बन चुकी थी। राजीव अब नियमित रूप से छोटे शहरों में जाकर अन्नपूर्णा मॉडल को प्रस्तुत करता था। वह अपना अतीत खुलकर साझा करता और बताता कि कैसे गिरने के बाद उठने के लिए हाथ नहीं, विश्वास चाहिए। एक दिन जब सब थक कर रसोई के पीछे चाय पी रहे थे, एक नया युवक आया, दुबला पतला, आंखों में घबराहट और कपड़े मैले। भैया, कोई काम मिल सकता है क्या? मैं खाना बना लेता हूँ, लेकिन कागज नहीं है मेरे पास। आरव ने उसका हाथ थामा और अंदर ले गया। कागज बाद में देखेंगे, पहले पानी पी लो। अनाया ने दूर से देखा, फिर राजीव से कहा, तुम देख रहे हो, अब आरव वही बातें कहता है जो मैंने उससे कही थी। राजीव बोला, अब ये चक्र पूरा हो रहा है, देने वाला कभी थमता नहीं, वह बस बदलता है। एक दिन एक पुराने सरकारी स्कूल की शिक्षिका आईं, वे खुद रसोई में वर्षों पहले खाना खा चुकी थीं। जब उनकी नौकरी छूट गई थी, आपकी एक थाली ने उस दिन मेरी हिम्मत लौटाई थी, उन्होंने कहा। अब मैं चाहती हूँ कि हम यहाँ बच्चों के लिए शाम की क्लास चलाएं, वो जो दिन में काम करते हैं। और इस तरह शुरू हुआ ज्ञान थाली, भोजन के बाद की कक्षा, जहाँ बच्चों को अक्षर, गणित, जीवन कौशल और सबसे जरूरी सपने देखने की आज़ादी सिखाई जाती थी। महीनों गुजरते गए, अब अन्नपूर्णा सिर्फ एक संस्था नहीं, एक लहर बन गई थी। लेकिन उसी बीच एक दुखद समाचार आया। लक्ष्मी देवी, जो इस यात्रा की पहली प्रेरणा थीं, बीमार हो गईं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अनाया, आरव और मीरा तुरंत पहुंचे। बिस्तर पर लेटी लक्ष्मी देवी ने कांपते हाथ से अनाया का चेहरा छुआ। बेटी, उन्होंने धीमे से कहा, मैंने तुझे पहली बार खाना देते हुए देखा था, और मुझे यकीन हो गया था कि तू सिर्फ पेट नहीं, दुनिया भर सकती है। उनकी आंखें बंद हो गईं, लेकिन चेहरे पर सुकून था, जैसे वह जानती थी कि जो बीज उन्होंने बोया था, वह वटवृक्ष बन चुका है। उनकी अंतिम यात्रा रसोई से ही निकाली गई, जिस जगह से उनका पुनर्जन्म शुरू हुआ था। उस दिन सांझा अन्नाले में हर थाली के साथ एक पर्ची रखी गई, उस पर लिखा था, कभी एक थाली से शुरू हुआ ये सफर, आज लाखों दिलों तक पहुंच चुका है। धन्यवाद लक्ष्मी देवी, आपने हमें सिखाया कि देना सबसे सुंदर कर्म है। लक्ष्मी देवी के जाने के बाद अन्नपूर्णा रसोई की दीवारों पर एक अजीब सी खामोशी उतर आई थी। हालांकि काम रोज की तरह चलता रहा, थालियां परोसी जाती रहीं, बच्चे पढ़ने आते रहे, लेकिन हर किसी को उनकी अनुपस्थिति महसूस होती रही। एक शाम जब सूरज डूबने को था, अनाया रसोई के पुराने कोने में बैठी, लक्ष्मी देवी द्वारा दिया गया दुपट्टा अपने कंधों पर डाले हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं और मन स्मृतियों में डूबा हुआ। राजीव उसके पास आया और चुपचाप बगल में बैठ गया। तुमने एक बार कहा था, राजीव बोला, कि एक थाली से दुनिया बदल सकती है। मैं तब नहीं समझ पाया था, लेकिन आज जब देखता हूँ कि एक दुपट्टा हमें कहाँ तक ले आया, तो लगता है कि बदलाव की शुरुआत हमेशा छोटी ही होती है। अनाया ने आंखें खोलीं, धीमे से कहा, हम लक्ष्मी देवी को भले ही खो चुके हैं, लेकिन वो हर उस इंसान में जीवित हैं जिसे यहाँ सम्मान मिला, प्यार मिला। उसी शाम आरव ने सबको इकट्ठा किया और प्रस्ताव रखा कि अब समय आ गया है कि अन्नपूर्णा रसोई सिर्फ पुणे तक सीमित न रहे। उसने एक योजना बनाई थी, चलती रसोई की। हम एक मोबाइल वैन बनाएंगे, आरव ने समझाया, जो हर सप्ताह उन बस्तियों में जाएगी जहां लोग रसोई तक नहीं आ सकते। ये सिर्फ खाना नहीं, एक संदेश लेकर जाएगी कि कोई अकेला नहीं है। मीरा ने तुरंत सहमति दी। राजीव ने कहा कि वह अपने पुराने कॉन्टैक्ट से बात करेगा ताकि फंडिंग मिल सके। 2 महीने की तैयारी के बाद एक चमचमाती लेकिन सादगी से सजाई गई वैन तैयार हुई। उस पर लिखा था, अन्नपूर्णा आपकी गली में। पहली यात्रा के लिए जगह चुनी गई एक ईंट भट्ठे के पास की झुगी बस्ती, जहां मजदूरों का जीवन समय और पेट दोनों से संघर्ष करता था। वैन जब वहां पहुंची तो बच्चों की भीड़ इकट्ठा हो गई। औरतें चुपचाप पास आईं, पुरुष दूर से देखते रहे। लेकिन जब अनाया खुद थालियां परोसने लगी तो लोग नजदीक आने लगे। एक बूढ़ी महिला बोली, आप लोग सरकार से हैं क्या? उद्धरण चिन्ह। अनाया ने मुस्कराकर कहा, नहीं अम्मा, हम इंसान हैं, इंसानियत लेकर आए हैं। वह दिन किसी उत्सव से कम नहीं था। खाना सिर्फ पेट नहीं भर रहा था, वह दिलों को भी छू रहा था। वैन में लगे स्पीकर से धीरे धीरे भजन और प्रेरणादायक गीत बजते रहे। एक कोने
में मीरा बच्चों को कहानी सुना रही थी। वहीं राजीव मेडिकल टीम के साथ प्राथमिक जांच करवा रहा था। वैन हर हफ्ते एक नई जगह जाती, कभी रेलवे स्टेशन के पास की बस्ती, कभी कचरा बीनने वालों के मोहल्ले, कभी बस अड्डे के पीछे का अंधेरा कोना। हर जगह वही प्रतिक्रिया मिलती, पहले अविश्वास, फिर आश्चर्य और अंत में अपनापन। इसी दौरान आरव ने एक नया विचार सामने रखा, क्यों न इन इलाकों में रहने वाले कुछ युवाओं को ट्रेनिंग दी जाए ताकि वे अपनी ही बस्ती में मिनी रसोई चला सकें। राजीव और अनाया को यह विचार बेहद पसंद आया। एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ, नाम रखा गया स्वावलंबन पथ। पहली बैच में 10 युवा थे, अलग अलग पृष्ठभूमियों से, लेकिन एक ही सवाल के साथ आए थे, क्या हम भी किसी की मदद कर सकते हैं जब हमारे पास खुद कुछ नहीं है? उद्धरण चिन्ह। अनाया ने पहले दिन ही कहा था, तुम्हारे पास अनुभव है, संघर्ष है और जिंदगी की असली समझ, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। प्रशिक्षण में खाना बनाना, सफाई, सम्मान से सेवा देना और बुनियादी लेखा जोखा सिखाया गया, लेकिन सबसे ज्यादा समय दिया गया कहानी सुनने और समझने की कला को, क्योंकि अन्नपूर्णा रसोई की आत्मा सुनने में ही थी। 3 महीने बाद उन 10 में से 4 युवाओं ने अपनी अपनी बस्तियों में छोटी रसोइयां शुरू की। एक पक्की छत नहीं थी, लेकिन नीचे चटाई बिछाकर 2 सिलेंडर पर चूल्हा रखकर उन्होंने अन्नपूर्णा की शाखा जीवित कर दी। एक शाम जब उनमें से एक रसोई का उद्घाटन हो रहा था, तो वहां की एक लड़की शकुंतला, जिसने पहले कभी स्कूल नहीं देखा था, मंच पर आई और बोली, पहले जब कोई हमारे पास आता था तो या तो वोट मांगने आता था या कैमरे लेकर, लेकिन पहली बार कोई सिर्फ पूछने आया, भूख लगी है क्या? उद्धरण चिन्ह। उस दिन मंच पर खड़ी अनाया की आंखें नम थीं। उसके बगल में आरव खड़ा था, गर्व से सिर ऊंचा किए। राजीव ने फुसफुसाकर कहा, तुम्हारी थाली अब 100 हाथों में बांटी जा रही है। अनाया ने धीरे से उत्तर दिया, ये थाली मेरी कभी थी ही नहीं, ये तो उस विश्वास की है जिसे सबने मिलकर पकाया है। अन्नपूर्णा रसोई अब एक आंदोलन बन चुकी थी, जो शहर की गलियों से निकलकर राज्य की सीमाओं को पार कर रही थी। मीडिया में इसे एक नई क्रांति कहा जाने लगा था, एक ऐसी क्रांति जो बिना नारे, बिना झंडे, सिर्फ एक थाली से शुरू हुई थी। देश के कई हिस्सों से निमंत्रण आने लगे। सामाजिक संस्थाएं, सरकारी अधिकारी और यहाँ तक कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ भी अब इस मॉडल को समझने और अपनाने में रुचि दिखा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे अन्नपूर्णा का प्रभाव बढ़ता गया, वैचारिक मतभेद भी सतह पर आने लगे। एक बैठक में जब टीम विस्तार की योजनाओं पर चर्चा कर रही थी, एक युवा स्वयंसेवक ने कहा, हमें हर जगह एक जैसे नियम नहीं रख सकते, अलग अलग जगहों की जरूरतें अलग होती हैं। यदि हम कुछ व्यावसायिक तत्व नहीं जोड़ेंगे तो यह मॉडल टिकाऊ नहीं रहेगा। राजीव सहमत नजर आया, वह ठीक कह रहा है। फंडिंग का भरोसा सिर्फ दान पर नहीं टिका रह सकता। हमें एक ऐसी संरचना बनानी होगी जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो। अनाया चुप रही। कुछ देर बाद उसने कहा, सततता जरूरी है, लेकिन उद्देश्य से समझौता करके नहीं। अगर हम पहचान खो देंगे तो फिर बाकी कुछ मायने नहीं रखेगा। बहस देर तक चली, लेकिन अंततः ये तय हुआ कि एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, जहां अन्नपूर्णा की शाखा स्थानीय लोगों द्वारा एक न्यूनतम सहयोग राशि के साथ चलाई जाएगी। पहली ऐसी शाखा कोलकाता के पास एक उपनगर में शुरू की गई। वहां का संचालन एक स्थानीय समूह ने संभाला, जिनमें 2 पूर्व मजदूर, एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक शिक्षक शामिल थे। शुरुआत उत्साहजनक रही, परंतु कुछ महीनों में शिकायतें आने लगीं। खाना देर से मिलता, स्वाद बदल गया था, कर्मचारियों का व्यवहार रूखा हो गया था। मीरा और आरव को जांच के लिए वहां भेजा गया। 3 दिन की जांच के बाद उन्होंने जो रिपोर्ट दी वह चौंकाने वाली थी। शाखा को स्थानीय राजनीतिक तत्वों ने धीरे धीरे अपने नियंत्रण में ले लिया था। दान में आए खाद्य सामग्री को बाजार में बेचा जा रहा था। थालियों की संख्या सीमित कर दी गई थी और कुछ लोगों को उनके पहनावे या जाति के आधार पर बैठने से मना किया गया था। जब ये खबर अनाया तक पहुंची, वह कुछ पल के लिए शब्दहीन हो गई। क्या हम वही करने लगे हैं जिसके खिलाफ ये रसोई बनी थी? उसने पूछा। राजीव ने स्वीकार किया, हमने शायद जल्दी कर दी, या शायद भरोसे में चूक हो गई। अगले ही दिन अनाया खुद कोलकाता रवाना हुई। शाखा पर पहुंचते ही उसने सबसे पहले थालियां परोसना शुरू किया। वह हर व्यक्ति से मुस्कुरा कर बात करती, उनका नाम पूछती, उन्हें पानी देती। स्थानीय लोग चकित थे। कुछ घंटों में ही पूरा माहौल बदल गया। फिर उसने संचालन समिति को बुलाया। आपने हमारे नाम का उपयोग किया, अनाया ने संयमित लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, लेकिन हमारे सिद्धांतों को भुला दिया। ये रसोई अब हमारे हाथ से बाहर नहीं होगी।
समिति ने विरोध किया, बहाने दिए, लेकिन जनता की मौजूदगी में अनाया ने स्पष्ट कर दिया, अन्नपूर्णा कोई ब्रांड नहीं है जिसे बेचा जाए। यह एक भरोसा है जिसे जिया जाता है, और जहां भरोसे में दरार हो वहां हम नहीं रहते। शाखा बंद कर दी गई, लेकिन अनाया ने वहीं बैठकर लोगों से चर्चा की, उन्हें समझाया कि अगर वे खुद इस रसोई को चलाना चाहते हैं तो वे कर सकते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर, अपने नाम से, अपनी जिम्मेदारी के साथ। कुछ सप्ताह बाद उसी जगह एक नया बोर्ड लगा, मानव सेवा भोजनालय, और इस बार स्थानीय लोग पूरी तरह से जवाबदेह थे। अनाया लौटकर पुणे आए तो थकी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में नई स्पष्टता थी। उस रात सांझा अन्नाले की छत पर वह अकेली बैठी थी, जब माँ पास आकर बैठी। बहुत थक गई है न? माँ ने पूछा। थकावट से ज्यादा निराशा है माँ, अनाया बोली। मैंने सोचा था कि अच्छाई खुद ब खुद फैलती है, लेकिन अब लगता है उसे हर कदम पर संभालना पड़ता है। माँ ने हाथ पकड़कर कहा, तू यह मत भूल कि अच्छाई पानी की तरह होती है, जहाँ जगह मिलेगी वहाँ बह जाएगी, लेकिन गंदगी से लड़ना भी उसका ही स्वभाव है। कुछ देर बाद आरव और मीरा भी आ गए। सबने एक साथ बैठकर चाय पी। चर्चा गंभीर थी, अब आगे कैसे बढ़ा जाए। राजीव ने सुझाव दिया, हमें हर शाखा के लिए एक संरचना बनानी होगी, मूल्य आधारित ट्रेनिंग, सतत निगरानी और समुदाय की सक्रिय भागीदारी। अनाया ने हामी भरी। अब हमें भावुकता से नहीं, प्रणाली से काम करना होगा, उसने कहा, लेकिन बिना संवेदना खोए। अगले 3 महीने में एक अन्नपूर्णा शिक्षण केंद्र की शुरुआत हुई, जहां नए स्वयंसेवकों को न सिर्फ तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता, बल्कि उन्हें अन्नपूर्णा के मूल दर्शन में रचा बसा किया जाता। पहली बैच में 30 युवक युवतियां आए, कोई गांव से, कोई शहर से, कोई भूतपूर्व अपराधी, तो कोई कॉलेज ड्रॉप आउट, लेकिन हर एक की आंखों में वो जिज्ञासा थी, कैसे वे भी एक थाली से किसी की दुनिया बदल सकते हैं। और उस दिन क्लास की दीवार पर एक नई पंक्ति लिखी गई, यदि तुममें सुनने की शक्ति है और सेवा का साहस, तो तुम अन्नपूर्णा हो। शिक्षण केंद्र की पहली बैच अब अपने अंतिम सप्ताह में थी। 30 युवक युवतियां जो कभी जीवन से हारे हुए, भटके हुए या उपेक्षित थे, अब आत्मविश्वास के साथ सिर उठाकर चलना सीख चुके थे। उनकी आंखों में अब प्रश्न नहीं, उद्देश्य था। हर दिन का प्रशिक्षण अब केवल तकनीकी नहीं था, यह एक संवाद था, आत्मा से आत्मा तक। मीरा ने उन्हें बताया कि कैसे सफाई करते समय भी आप सेवा कर सकते हैं। आरव ने समझाया कि किसी के नाम को पुकारना उसकी पहचान को स्वीकार करने जैसा है। और राजीव, जिसने अतीत की गलियों से लौटकर नई शुरुआत की थी, वह उन्हें सिखा रहा था कि गिरना बुरा नहीं, रुके रहना बुरा है। एक दिन क्लास में एक सत्र के दौरान एक युवा, नाम था कबीर, खड़ा हुआ और बोला, मैंने जेल में 2 साल बिताए थे, चोरी के आरोप में। वहाँ किसी ने नाम से नहीं, गुनाह से पहचाना, लेकिन यहाँ आपने मुझे फिर से इंसान बना दिया। पूरा कमरा शांत हो गया। फिर अनाया ने धीरे से कहा, तुम्हारा अतीत तुम्हारी पहचान नहीं है कबीर, तुम्हारा साहस है जो आज तुमने यहाँ आकर दिखाया। कबीर की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू शर्म के नहीं, मुक्ति के थे। कुछ दिन बाद जब बैच का समापन समारोह हुआ, तो प्रत्येक प्रशिक्षु को एक सादा एप्रन, एक थाली और एक छोटा सा कार्ड दिया गया, जिस पर लिखा था, अब तुम सिर्फ बांटोगे नहीं, जीवन लौटाओगे। उस रात अनाया रसोई के स्टोर रूम में बैठी थी, जब एक पुरानी फाइल हाथ लगी। वह वही डायरी थी जिसमें उसने कभी पहली बार पुणे आने पर अपने विचार लिखे थे। एक दिन मैं एक ऐसी जगह बनाऊंगी जहां भूख से ज्यादा कोई अकेला न महसूस करे। उसने वह पन्ना धीरे से छुआ। बाहर बारिश हो रही थी, वैसी ही बारिश जैसी उस रात हुई थी जब उसने पहली बार लक्ष्मी देवी को खाना दिया था। अगली सुबह सांझा अन्नाले में एक अनोखा आयोजन हुआ, पूर्व सेवार्थी सम्मेलन। यह उन सभी लोगों का एकत्रण था जो कभी अन्नपूर्णा से जुड़े थे, चाहे खाने के लिए आए हों, सेवा देने के लिए, या सिर्फ एक रात के सहारे के लिए। मीरा मंच पर बोली, कभी मैंने यहाँ झाड़ू लगाई थी, आज मैं सिखा रही हूँ। यही है इस जगह की ताकत, ये तुम्हें बदलती नहीं, तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाती है। आरव ने अपनी कहानी दोहराई, कैसे एक डरे हुए लड़के ने यहाँ पहली बार अपने नाम से पुकारा जाना महसूस किया। राजीव ने कहा, मुझे समाज में अपना नाम दोबारा कमाने की जरूरत नहीं थी, मुझे अपना ज़मीर वापस चाहिए था, और वह मुझे यहीं मिला। अंत में अनाया मंच पर आए। उसने कुछ देर चुप रहकर भीड़ को देखा। वे चेहरे जो कभी झुके हुए थे, आज आत्मविश्वास से भरे थे। ये हमारी सबसे बड़ी सफलता है, उसने कहा, कि जिन्हें हमने कभी सहारा दिया, वे आज दूसरों का सहारा बन चुके हैं। उसी दिन एक नई घोषणा हुई, अन्नपूर्णा अब एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में पंजीकृत होने जा रही थी।
और इसका पहला उद्देश्य होगा हर राज्य में कम से कम एक मानव सेवा केंद्र की स्थापना। इसके लिए जो टीम चुनी गई उसमें वही प्रशिक्षु थे कबीर, शकुंतला, रजिया, सलीम और कई अन्य जो अब बदलाव के वाहक थे। लेकिन इसके साथ ही अनाया ने एक और प्रस्ताव रखा। हम अब सिर्फ सेवा नहीं करेंगे, उसने कहा, हम सुनेंगे, सीखेंगे और उन समुदायों से मिलेंगे जहां आज भी लोग सोचते हैं कि मदद सिर्फ दया होती है, अधिकार नहीं। इस पहल का नाम रखा गया सुनो भारत। अगले कुछ महीने यह अभियान देश के विभिन्न हिस्सों में चलाया गया। ट्रेन से, बस से और कभी कभी पैदल ये टीम गांव-गांव, शहर-शहर पहुंची। कहीं लोगों को भोजन का अधिकार सिखाया, कहीं बच्चों को स्कूल जाने की प्रेरणा दी और कहीं वृद्धों को यह एहसास दिलाया कि वे उपेक्षित नहीं हैं। एक गांव में एक बूढ़ा किसान बोला, बेटी, हम कभी सोचते थे कि सरकार ही भगवान है, अब लगता है इंसानियत उससे भी ऊपर होती है। सुनो भारत की यात्रा अनगिनत कहानियों से भर गई। इन कहानियों को संकलित किया गया ऑडियो, वीडियो, लेखों के माध्यम से और फिर उसे एक संग्रह के रूप में प्रकाशित किया गया। शीर्षक था एक थाली की कहानी। इस संग्रह की पहली प्रति अनाया ने लक्ष्मी देवी की बेटी को भेजी जो अब उत्तराखंड के एक गांव में एक छोटी सी रसोई चला रही थी। संग्रह की प्रस्तावना में लिखा था, हमने किसी को खाना देकर उसका पेट नहीं, उसका आत्मविश्वास भरा। हम रसोई नहीं, रिश्ते बना रहे हैं। रात को जब सब लौट गए और रसोई की लाइटें बंद हो गईं, अनाया छत पर बैठी थी, वही जगह जहां वह सोचती थी, लड़ती थी और निर्णय लेती थी। आज वह सोच नहीं रही थी, आज वह सिर्फ शांत थी। सांझा अन्नाले की स्थापना को 5 वर्ष पूरे हो चुके थे। अब यह सिर्फ एक रसोई नहीं रह गई थी, यह एक जीवित संस्था बन चुकी थी जो विचार, कर्म और परिवर्तन का केंद्र बन चुकी थी। देश के 18 राज्यों में अन्नपूर्णा की शाखाएं खुल चुकी थीं और सुनो भारत अभियान का तीसरा चरण पूरे उत्तर भारत में संचालित हो चुका था। पर इस यात्रा का सबसे सुंदर पहलू ये था कि अब वह लोग जो एक समय में रसोई की भीड़ में कहीं खोए हुए चेहरे थे, वे अब उसकी आत्मा बन गए थे। एक सुबह अनाया को राष्ट्रपति भवन से एक पत्र मिला। उसमें उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करने की सूचना थी, समाज सेवा में उनके योगदान के लिए। वह पत्र पढ़ते समय अनाया की उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन आंखों में गर्व नहीं, सिर्फ विनम्रता थी। मीरा, आरव और राजीव भी वहीं मौजूद थे। मीरा ने चुपचाप कहा, ये पुरस्कार तुम्हारे नाम पर है, लेकिन इसमें हम सबकी कहानी छिपी है। अनाया ने पत्र मेज पर रखा और बोली, ये पुरस्कार हर उस थाली का है जिसमें हमने किसी की भूख से ज्यादा उसकी अस्मिता परोसी। राजीव मुस्कुराया। कभी सोचा था कि जिस लड़की को एक होटल से अपमानित होकर बाहर निकाला गया था, वह एक दिन इस देश की सबसे बड़ी पहचान बन जाएगी? उद्धरण चिन्ह। अनाया ने शांत स्वर में कहा, मैंने कभी पहचाने की चाह नहीं की थी, बस इतना चाहा था कि कोई भूखा सोए नहीं, और अगर सोए तो कम से कम यह महसूस न करे कि वह अकेला है। सम्मान समारोह दिल्ली में हुआ। राष्ट्रपति ने जब उनका नाम पुकारा तो तालियों की गूंज के बीच अनाया मंच पर पहुंची। साड़ी में सादगी थी, लेकिन चेहरा आत्मविश्वास से दीप्त था। उन्होंने सम्मान ग्रहण करते हुए कुछ शब्द कहे, ये पुरस्कार उस महिला के नाम है जिसने एक बार मुझे अपना दुपट्टा ये कहकर दिया था कि यह माँ जैसा है। आज वह माँ नहीं है, लेकिन वह हर उस इंसान में जीवित हैं जिसने कभी किसी को प्रेम से रोटी परोसी। इस भाषण को देश भर में सुना गया। लाखों लोगों की आंखों में नमी थी, वे जो जानते थे कि बदलाव हमेशा बड़े भवनों या संसदों से नहीं निकलता, कभी कभी वह एक थाली से शुरू होता है। पुरस्कार के बाद कई संस्थाएं, विश्वविद्यालय, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी अन्नपूर्णा मॉडल को समझने और सहयोग करने के लिए आगे आए। पर अनाया ने स्पष्ट कर दिया, हम हर सहयोग को तभी स्वीकार करेंगे जब वह हमारे मूल्यों के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। यह कोई परियोजना नहीं है, यह एक परिवार है। इसी दौरान एक नई पहल शुरू हुई, लक्ष्मी सर्कल, उन महिलाओं के लिए जो किसी कारणवश समाज के किनारों पर फेंक दी गई थीं, विधवा, तलाकशुदा, पीड़िता या बस उपेक्षित। इस कार्यक्रम के तहत उन्हें प्रशिक्षण, रोजगार और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में पूरा सहयोग दिया जाने लगा। मीरा ने इसका नेतृत्व किया। उसकी आंखों में अब वह डर नहीं था जो पहली बार रसोई में आने पर था, अब उसमें माँ का स्नेह और नेत्री की दृष्टि थी। राजीव ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, एक थाली की यात्रा, जिसमें अन्नपूर्णा की शुरुआत से लेकर उसके विस्तार और संघर्ष की कहानी थी। इसे कई फिल्म समारोहों में सराहा गया। आरव ने खुद की एक किताब लिखी, मैं आरव हूँ, जिसमें उसने एक झुग्गी से निकलकर समाज सेवक बनने की अपनी यात्रा को खुलकर साझा किया। और अनाया,
वह अब भी हर सुबह सबसे पहले रसोई पहुंचती, सब्जियां काटती, पानी भरवाती और नए स्वयंसेवकों से कहती, हम पहले काम करते हैं, फिर बात। एक दिन एक छोटी लड़की करीब 7 साल की रसोई में आए। उसके गाल धूल से सने थे, पर आंखें चमकती थीं। आप अनाया दीदी हो? उसने पूछा। अनाया झुकी और मुस्कराकर बोली, हाँ, और तुम? उद्धरण चिन्ह। मैं गुड़िया हूँ। माँ कहती हैं, आपने हमें फिर से जीना सिखाया। अनाया कुछ पल चुप रही, फिर उसे गोद में उठा लिया। वही स्नेह, वही अपनापन जो एक समय लक्ष्मी देवी ने उसे दिया था, आज वह आगे पहुंचा रही थी। शाम को जब सब जा चुके थे और रसोई की बत्तियां धीमी थीं, अनाया अकेली बैठी थी। उसने धीरे से अपनी डायरी खोली, जिसमें अब तक 100 से ज्यादा पन्ने भर चुके थे। लेकिन आज उसने सिर्फ एक वाक्य लिखा, मैं अब थक गई हूँ, लेकिन ये जानकर चैन है कि अब ये रसोई मुझे नहीं, मेरे बिना भी चल सकती है। उसी रात एक संदेश आया। नेपाल की एक संस्था चाहती थी कि वे वहां भी अन्नपूर्णा मॉडल की शुरुआत करें। अनाया ने जवाब में सिर्फ इतना लिखा, थाली की कोई सीमा नहीं होती,